खालिस्तान की एम्बेसी अब कौन से देश में खोली गई है, चाइना ने भारत और फिलीपींस नेवी के ऊपर क्या कमेंट किया है, यूक्रेन ने अब यूरोपियन यूनियन और अमेरिका से भारत की कौन सी शिकायत की है और अमेरिका की एम्बेसी को भारतीय से क्या प्रॉब्लम हो रही है। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के बारे में, क्योंकि इस पूरे विवाद में अब इंडियन आर्मी ने भी अपनी तरफ से एक पॉइंट ऐड कर लिया है। दरअसल पिछले कल डोनाल्ड ट्रंप ने अगेन भारत के ऊपर आरोप लगाया था कि रशिया के क्रूड ऑयल परचेज करने से यूक्रेन के लोगों की जान जा रही है, इसलिए हम भारत पर टैरिफ्स लगाएंगे। उसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने भी स्टेटमेंट रिलीज करके ये साफ किया कि यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका खुद ही रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए भारत को रोकना गलत है। अब इसके बाद इंडियन आर्मी की जो ईस्टर्न कमांड है उसने भी एक न्यूज़पेपर कटिंग शेयर करते हुए 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर के समय की अमेरिका की हरकतें याद दिलाई हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। खास बात यह है कि ये जो न्यूज़पेपर के ऊपर आर्टिकल छपा था ये 5 अगस्त 1971 को ही छपा था और आज भी 5 अगस्त है। इस आर्टिकल की हेडिंग है यूएस आर्म्स वर्थ $2 बिलियन शिप्ड टू पाकिस्तान सिंस 1954, यानी कि साल 1971 तक अमेरिका पाकिस्तान को $2 बिलियन से ज्यादा के वेपन्स उस समय सप्लाई कर चुका था और ये $2 बिलियन उस समय के थे, जो कि आज भी इतनी बड़ी रकम लग रही है। 1954 में तो $2 बिलियन आज के 200-300 बिलियन के बराबर होंगे। इंडियन आर्मी की ईस्टर्न कमांड ने तो आर्टिकल शेयर करके याद दिलाने की कोशिश की है कि अमेरिका 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद करवाने के समय भी हमारे बिल्कुल साथ नहीं था और उससे पहले से पाकिस्तान के साथ खड़ा था। और ये पोस्ट ईस्टर्न कमांड ने ट्विटर से लेकर फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह शेयर की है। अब इस पोस्ट की टाइमिंग काफ़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि इस समय भारत और अमेरिका के रिलेशंस काफ़ी टेंस और निर्णायक मोड के ऊपर हैं और एक बार फिर से वही 20 साल पहले वाली सिचुएशन बन रही है जहाँ पर अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट किया करता था और भारत का विरोध। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और रशिया के बारे में। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच भारत ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर को आज रशिया के लिए रवाना कर दिया है। पहले कहा जा रहा था कि अजीत डोवाल सर इस वीक के एंड में जाएंगे, लेकिन अब उनको अर्जेंट बेसिस के ऊपर रशिया भेजा गया है। विदेश मंत्री जयशंकर सर की भी रशिया विजिट इसी महीने मिड अगस्त के लिए शेड्यूल की जा रही है। उनकी डेट्स भी जल्दी अनाउंस होने वाली हैं और खास बात यह है कि अजीत डोवाल सर और जयशंकर सर दोनों ही रशिया में अपने अपने काउंटरपार्ट्स के साथ साथ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ भी मीटिंग करेंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि CISF को लेकर। दरअसल भारत ने 1969 में CISF को इसलिए खड़ा किया था ताकि देश के इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जैसे कि एटॉमिक प्लांट्स, स्पेस इंस्टॉलेशंस, ऑयल फील्ड्स, मेट्रो स्टेशंस, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, पोर्ट्स और जितने भी पावर प्लांट्स हैं उनकी सुरक्षा की जा सके। इसका मेन पर्पस था कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए जो भी इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं उनको किसी भी तरह के आतंकी हमलों से बचाने और सिक्योरिटी कवर देने के लिए खड़ा किया गया। अभी सारे एसेट्स इंडस्ट्रियल एरियाज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मेट्रो स्टेशन वगैरह ये सब पिछले 20-30 सालों के अंदर काफी तेजी से बढ़ गए हैं और कई सारे भारत में नए भी बन रहे हैं। इसलिए CISF की जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ है वो इन सबको एफिशिएंट मैनर में कैटर नहीं कर पा रही थी और इनके लिए अब और भी ज्यादा CISF के ट्रूप्स की जरूरत है। न्यूज निकल कर आ रही है कि CISF की जो इस समय स्ट्रेंथ है वो है 1,62,000, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 2,20,000 करने के आदेश दे दिए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने CISF में 58,000 ट्रूप्स और ऐड करने का अप्रूवल दे दिया है और 2029 तक हर साल CISF के अंदर 14,000 रिक्रूटमेंट होंगी और साल 2029 में ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट होने के बाद CISF की स्ट्रेंथ 1,62,000 से बढ़कर 2,20,000 हो जाएगी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है यूक्रेन और भारत को लेकर। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बाद अब यूक्रेन की गवर्नमेंट ने भी भारत के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए ये दावा किया है कि भारत के कारण यूक्रेन के लोगों की जान जा रही है और इसके लिए भारत की कंपनी जिम्मेदार है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल यूक्रेन की गवर्नमेंट ने भारत के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा है कि रशिया के शाहिद 136 ड्रोन्स का जो अभी तक उनके पास मलबा कलेक्ट हुआ है उसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इंडियन कंपनीज के भी पाए गए हैं। यूक्रेन के अकॉर्डिंग भारत द्वारा सप्लाई किए गए कंपोनेंट्स किसी भी ड्रोन के की कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट है वोल्टेज रेगुलेटर यूनिट में फिट होने वाला ब्रिज रेक्टिफायर, जो भारत की विशाय इंटर टेक्नोलॉजी नाम की इंडियन कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। और दूसरा है जैमिंग को अवॉइड करने के लिए PLL बेस्ड सिग्नेचर जनरेटर AU5426 है, जो कि एक चिप होती है और ये भारत की ऑरा सेमीकंडक्टर नाम की कंपनी बनाती है। न्यूज निकल कर आ रही है कि यूक्रेन ने भारत सरकार से भी कंप्लेंट की थी, लेकिन भारत का रिस्पांस यूक्रेन को सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा, जिसके बाद अब यूक्रेन की सरकार भारत की कंप्लेंट करने यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के पास चले गई है। यूक्रेन का कहना है कि रशियन ड्रोन्स की मदद से काफी लोगों की जान ले रहा है, इसलिए भारत को रोका जाए। अभी जो पूरा मामला है इसके ऊपर भारत के विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल सर का भी एक कमेंट आ गया है। रणधीर जायसवाल सर ने कहा है कि ये दोनों कंपोनेंट्स जिनके बारे में यूक्रेन क्लेम कर रहा है कि
ये रशियन ड्रोन के अंदर पाए जा रहे हैं, ये दोनों ड्यूअल यूज कंपोनेंट है, यानी कि ये सिविलियन और मिलिट्री दोनों पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और ड्यूअल यूज आइटम्स को लेकर जो भारत के नेशनल लॉज हैं और इंटरनेशनल रूल्स हैं उनको फॉलो करते हैं, और हम हमेशा ही कोशिश करते हैं कि इनका मिसयूज ना हो। न्यूज़ निकल कर आ रही है कि ये दोनों ही पार्ट्स भारत की कंपनीज ने डायरेक्टली रशियन मिलिट्री को नहीं बेचे हैं, बल्कि किसी थर्ड पार्टी के थ्रू ईरान या फिर रशिया ने एक्वायर किए होंगे, क्योंकि ये जो शायद 136 ड्रोन्स हैं ये ईरान भी मैन्युफैक्चर करता है और रशिया के पास भी इसका प्रोडक्शन लाइसेंस है। अब ये नया मामला सामने आया है, इसमें चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी औरा सेमीकंडक्टर भी शामिल है। पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन क्रूड ऑयल के बाद सेमीकंडक्टर्स को लेकर भी भारत को टारगेट कर सकते हैं, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये हमारी चिप कंपनीज के ऊपर भी सैंक्शंस लगा सकते हैं। यूक्रेन की गवर्नमेंट इस केस को लेकर काफी प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत, चाइना और रशियन ऑयल को लेकर। दरअसल ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव नाम की एक फर्म है जो ट्रेड रिलेटेड डेटा के ऊपर रिसर्च और उसको पब्लिश करती है। GTRI ने बताया है कि साल 2024 में भारत ने $52.7 बिलियन का रशियन क्रूड ऑयल परचेज किया था, जिसके लिए अमेरिका और यूरोपियन यूनियन दोनों भारत के ऊपर सैंक्शंस और टैरिफ लगा रहे हैं। लेकिन भारत से भी ज्यादा रशियन ऑयल परचेज किया है चाइना ने। GTRI ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पिछले साल 2024 में चाइना ने रशिया से $62.6 बिलियन का क्रूड ऑयल परचेज किया था, जो कि भारत से $10 बिलियन से भी ज्यादा है। लेकिन फिर भी अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन या फिर यूरोपियन यूनियन ने चाइना के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि भारत को पनिश किया जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और कनाडा को लेकर। सबसे पहले तो आप ये पिक्चर देखिए, ये पिक्चर आ रही है कनाडा से। दरअसल न्यूज़ निकल कर आ रही है कि कनाडा के सरे में सिख फॉर जस्टिस और खालिस्तानी एलिमेंट्स ने कनाडा में अब रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान नाम के देश की एक एम्बेसी बिल्डिंग स्टार्ट की है, जिसके ऊपर हरदीप सिंह निज्जर का भी एक फोटो लगाया गया है। न्यूज़ निकल कर आ रही है कि ये जो बिल्डिंग बनाई गई है जिसमें खालिस्तान की एम्बेसी खोली गई है, ये बिल्डिंग बनाने के लिए फंड्स ब्रिटिश कोलंबिया स्टेट गवर्नमेंट ने भी दिए हैं। हालांकि ये बिल्डिंग गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स के अंदर है, जिसका मतलब है कि रिलीजियस पर्पस के लिए फंड दिए गए होंगे। लेकिन कनेडियन टैक्स पेयर्स के पैसों का यूज अब खालिस्तानी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए किया जा रहा है। ऑब्वियस है कि ये बिल्डिंग पिछले कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के समय बनी है, लेकिन जो करंट कनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क कार्ने, उनके रूल में भी ये खालिस्तानी एलिमेंट्स इस तरह की हरकतें लगातार किए जा रहे हैं, और कनाडा की गवर्नमेंट और सिक्योरिटी एजेंसीज अभी भी कुछ नहीं कर रही हैं। खालिस्तान की एम्बेसी का बोर्ड लगाना यानी कि भारत की सॉवरेनिटी को चैलेंज करना, जो कि इंटरनेशनल चार्टर और जो यूनाइटेड नेशंस के रूल है उनको भी ये वायलेट करता है। इसलिए ये मुद्दा काफी दूर तक जाएगा। अब देखना ही होगा कि भारत का विदेश मंत्रालय इस पूरे मामले में क्या बोलता है। वीडियो रिकॉर्ड करते समय तक भारत सरकार ने इस पूरे मामले के ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत, चाइना और फिलीपींस को लेकर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत और फिलीपींस की नेवी इतिहास में पहली बार साउथ चाइना सी में ज्वाइंट पेट्रोलिंग करने वाली है, और ये उस एरिया में होने वाली है जिस पर चाइना भी क्लेम करता है। इसलिए अब इस ज्वाइंट पेट्रोलिंग के ऊपर चाइना की भी एक स्टेटमेंट आ गई है। चाइना की सेना की जो साउदर्न थिएटर कमांड है उसने इस ज्वाइंट पेट्रोलिंग का विरोध करते हुए बोला है कि फिलीपींस एक भारी देश को साउथ चाइना सी के मामले में घुसाने की कोशिश कर रहा है, जहां पर वो ज्वाइंट पेट्रोल्स जैसे काम करके शांति और स्थिरता को बिगाड़ रहा है। PLA की फोर्सेस फुल अलर्ट के ऊपर है और चाइना की जमीनी और समुद्री सीमा को मजबूती से डिफेंड कर रही हैं। साउथ चाइना सी में जो भी मिलिट्री एक्टिविटी शांति को डिस्टर्ब करेगी या मीडिया में हाइप क्रिएट करेगी, वो सब चाइना के कंट्रोल में है और चाइना उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। ये कहना है चाइनीज सेना का। अब खास बात यहाँ पर एक ये भी नोट करने वाली है कि चाइना ने स्टेटमेंट में भारत फिलीपींस की ज्वाइंट पेट्रोलिंग का विरोध तो कर लिया, लेकिन भारत का नाम इस स्टेटमेंट में मेंशन ही नहीं किया है। इसका कारण है कि चाइना भारत के साथ नरमी दिखा रहा है। दोनों देशों के रिलेशंस पिछले कुछ समय से ठीक हो रहे हैं। फ्लाइट्स और वीजास वापस से रीस्टार्ट हो गए हैं और इस मंथ के एंड में चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने SCO समिट को भी होस्ट करना है। इसलिए चाइना ने स्टेटमेंट में भारत का नाम तक नहीं लिया है। भारत और फिलीपींस नेवी की साउथ चाइना सी में यह ज्वाइंट पेट्रोलिंग पिछले कल स्टार्ट हुई है और 8 अगस्त को खत्म होगी। इसमें इंडियन नेवी के 3 नेवल वॉरशिप्स हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि चाइना और रशिया ये दोनों ही देश SCO समिट की साइडलाइंस के ऊपर एक रिग फॉर्मेट की मीटिंग करना चाहते हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग एक साथ खड़े होंगे। आपको क्या लगता है कि क्या भारत को ये मीटिंग करके रिग को वापस से ऑपरेशनल करना चाहिए? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत में अमेरिकन एम्बेसी से संबंधित। दरअसल अमेरिका की एम्बेसी ने एक बार फिर से इंडियंस को वार्निंग दी है और भारतीय लोगों से कहा है कि वो अमेरिका में अपने वीजा की अवधि से ज्यादा समय तक ना रुकें। US एम्बेसी ने इंडियंस को कहा है कि अपने US वीजा के रूल्स की रिस्पेक्ट करो और जितने टाइम के लिए तुम्हें यूनाइटेड स्टेट्स में रहने की परमिशन मिली है उससे ज्यादा अमेरिका में मत रुको। अगर तुम उस डेट के बाद भी वहां पर रुकते हो तो इसके काफी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि गंभीर परिणाम हो सकते हैं। वीजा कैंसिल हो सकता है, डिपोर्ट किया जा सकता है और फ्यूचर में किसी भी तरह के US वीजा के लिए ब्लॉक किया जा सकता है। ओवरस्टे करने से अमेरिका में ट्रैवल, स्टडी या काम करने का चांस परमानेंटली खत्म हो सकता है।
इसलिए वीजा की अवधि खत्म होते ही चुपचाप भारत वापस आ जाएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है यूपीआई पेमेंट्स को लेकर। दरअसल यूपीआई ट्रांजैक्शंस ने पर डे के मामले में इतिहास में पहली बार 700 मिलियन ट्रांजैक्शंस पर डे के मार्क को क्रॉस कर लिया है। न्यूज़ निकल कर आ रही है कि 2 अगस्त को इतिहास में पहली बार 700 मिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शंस हुई हैं। यानी कि 2 अगस्त के दिन 24 घंटों के दौरान 70 करोड़ से भी ज़्यादा यूपीआई की ट्रांजैक्शंस हुई हैं। वैसे आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप यूपीआई की कौन सी ऐप का इस्तेमाल करते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर कोई और। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।